नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम 105 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं, जो चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे का वर्गीकरण देख रहे थे। आज हम 106 नंबर और उससे आगे हम प्रश्न देखने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, 106 नंबर प्रश्न इस प्रकार है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, पाइनस के पौधे में कोरोलाइट जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। दोस्तों, पाइनस के पौधे में कोरोलाइट नहीं, माइकोराइजल जड़ पाया जाता है और साइकस के पौधे में कोरोलाइट जड़ पाया जाता है। दोस्तों, इसमें कोरोलाइट जड़ कहते किसे हैं, माइकोराइजल जड़ कहते किसे हैं, ये चीज़ों को पहले अच्छी तरह से सुने। हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोरोलाइट जड़ वैसे जड़ को कहते हैं जो शैवाल उसमें सहजीवी संबंध बनाता है। कोरोलाइट जड़ वैसे जड़ को कहते हैं जो शैवाल जड़ के साथ सहजीवी संबंध बनाता है तो कोरोलाइट कहलाता है। वही माइकोराइजल वैसे जड़ को कहते हैं जिसमें जड़ कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पाइनस के पौधे में जो जड़ पाया जाता है, माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, और साइकस के पौधे में जो जड़ पाया जाता है, कोरोलाइट जड़ पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक और दोनों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। कहता है जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। मतलब जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं, जो वर्ग है पौधे के, उस वर्ग में किसे मेवा कहा जाता है। तो दोस्तों, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। तो चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस से प्राप्त होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 109 नंबर क्या कहता है। 109 नंबर कहता है साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म पौधा वैसे पौधा को कहते हैं जिसमें बीज रहता है लेकिन फल नहीं रहता है और फूल नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि फर्न जो था ये टेरिडोफाइटा के था, तो ये तो ऐसे ही क्रिप्टोगेमस में आ गया, ये हट गया। आम में आपको पता होगा इसमें बीज भी होता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, तो ये भी छट गया। मॉस की बात करते हैं तो मॉस ये ब्रोफाइटा समूह के पौधा है, तो इसमें बच गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चीड़, चीड़ जो है जिम्नोस्पर्म पौधा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म कहने का मतलब है, जीवाश्म आपको पता होगा कि वैसे चीज़ों को जीवाश्म बोला जाता है जो सजीव या पेड़ पौधे को मरने से और ज़मीन में दबने के कारण उत्पन्न होता है, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। तो जीवित जीवाश्म कहते हैं आप साइकस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि साइकस का जो उम्र होता है 2000 से लेके 3000 से 4000 वर्ष पुराना होता है, इस कारण से इसे साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है किसका होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस के ही होता है। दोस्तों, ये सब प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और पिछले विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है इसमें। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जिम्नोस्पर्म को खाली स्थान बीजधारी कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजधारी कहा जाता है। सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा।
जिम्नोस्पर्म को नग्न, नग्न माने नंगा, नंगा मतलब कहने का मतलब है उसमें बीज होगा लेकिन उसके में फल नहीं आएगा, यानी बीज जो होगा फल के अंदर नहीं, यानी फल ही नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार से जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है। जी बिल्कुल सही है। तथा इनमें बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इफेड्रिन नामक जो औषधि है वो दमा एवं खांसी के रोगों में काम आता है, लेकिन ये एफेड्रिन जो है, ये जो दवा है ये किस पौधे से प्राप्त होता है। तो ये इफेड्रिन नामक औषधि जो है इफेड्रा नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होता है, बन रहा है। इफेड्रिन नामक औषधि किस रोग में काम आता है। तो दमा एवं खांसी। दूसरा, इफेड्रिन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त होता है। तो इफेड्रा से। तीसरा प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि इफेड्रा जो है किस वर्ग के पौधा है। तो जिम्नोस्पर्म के पौधा है। तो 114 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म मैंने पीछे बताया कि वैसा पौधा के ग्रुप है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है और ना ही फूल होता है। तो जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित क्या होता है। आपको पता होगा कि इसमें अनुपस्थित बीज चोल नहीं होता है। बीज चोल कहने का मतलब है बीज का कवरिंग पाग नहीं होता है। 16 नंबर देखिए, 100 साइकस के कोरेलाइड जड़ में पाया जाता है। पीछे मैंने बताया कि कोरेलाइड जड़ वैसे जड़ को कहते हैं जिसमें जड़ के साथ शैवाल सहभागी होते हैं। तो इस प्रकार से 16 नंबर कहता है साइकस के कोरेलाइड जड़ में पाया जाता है एनाबीना तथा नॉस्टॉक। क्या पाया जाता है। एनाबीना नॉस्टॉक। आपको याद होगा कि एनाबीना तथा नॉस्टॉक एक शैवाल है। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेट्रोस्पोरी तथा लिगोलेट पत्तियां पाई जाती है। किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेट्रोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है। तो सिलेजिनेला में, सिलेजिलेना में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो पादप जगत के सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म। दोस्तों एंजियोस्पर्म वैसे पौधे के समूह हैं जिसमें फल भी होता है, बीज भी होता है, फूल भी होता है। तो दोस्तों सोचने की चीज़ है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म को क्यों कहा गया। क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी पौधे हैं अधिकांश पौधे हमें एंजियोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म ग्रुप से ही हमें जितने भी हमारे जीवन के लिए ज़रूरत चीज़ें होते हैं हम एंजियोस्पर्म से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होती है। बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म पौधे को बीज के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है, ये ठीक है। अगला देखिए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 2, एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म बीज पाया जाएगा लेकिन फल नहीं पाया जाएगा। एंजियोस्पर्म बीज जो है हमेशा फल के भीतर पाया जाता है, यानी फल भी होता है फूल भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 120 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है। तो दोस्तों हम बताएं अभी एंजियोस्पर्म द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
121 नंबर प्रश्न देखिए, एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो बीज के आधार पर पौधा को दो वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी कि डाइकोट मोनोकोट और द्विबीजपत्री डाइकोट। इसको पहचानने के विभिन्न तरीकाएं हैं, मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बीजपत्री पौधे में जो पत्तियों का शिरा विन्यास होता है, जो एक बीजपत्री में पत्तियों का शिरा विन्यास जो होता है वो समांतर क्रम में होता है, यानी समांतर शिरा विन्यास होता है। समांतर शिरा विन्यास कहने का मतलब है, मान लो ये लीजिए ये पत्तियां हैं, इसमें इस प्रकार से शिरा विन्यास होगा, इस प्रकार से शिरा विन्यास होगा, इस प्रकार से ये होता है समांतर शिरा विन्यास। और द्विबीजपत्री में जो शिरा विन्यास पत्तियों को होगा इस प्रकार होगा, यानी मान लीजिए ये पत्तियां हैं तो आपको जालिकाबद्ध शिरा विन्यास होगा। क्या होगा? जालिकाबद्ध शिरा विन्यास होगा। तो ये पहला हो गया पत्तियों के आधार पर, यानी शिरा विन्यास के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पहचानने का नियम, यानी कि जिस पत्तियों को शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास होगा वो एक बीजपत्री, और जिस पत्तियों का शिरा विन्यास जालिकाबद्ध होगा उसमें आपको द्विबीजपत्री कहलाएगा। अगला हम पत्तियों के आधार पर हो गया। दूसरा हम जड़ के आधार पर, एक बीजपत्री में जो जड़ होगा उसमें मूलांकुर होगा, यानी रेशेदार होगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही अलग अलग शाखाओं तक अलग अलग ही अपने आप शाखाओं में यानी मूलांकर जड़ पाया जाएगा, इस प्रकार से होगा। और इसका विस्तार ज़्यादा दूर तक नहीं है, उसके सतह तक ही रहेगा जितना तक उसका एरिया है, बस इस प्रकार से। तो ये एक बीजपत्री का गुण हो जाएगा। और उसी प्रकार द्विबीजपत्री का जड़ की बात करते हैं तो इसमें एक प्रिंसिपल जड़ रहेगा, यानी मूलांकर जड़ इसको बोलते हैं। एक होगा पहले मेन जड़ होगा, उससे विभिन्न प्रकार के जड़ निकला होगा, और फिर उससे विभिन्न प्रकार के जड़ इस प्रकार से फैलते फैलते बहुत दूर तक इसका जड़ जा सकता है, यानी कि एक ब्रांच जो होगा मेन होगा उसके अंतर्गत बहुत सारे ब्रांच निकल सकता है, इस प्रकार से बहुत दूर दूर तक इसका जड़ जाता है, इसलिए इसको द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। ये तो जड़ के अनुसार से हो गया। तना के आधार पर हम देखते हैं, तना के आधार पर अगर बात किया जाए तो तना के आधार पर एक बीजपत्री में तना उसका जो होता है खोखला होता है, इस प्रकार देखते हैं इसका खोखला होगा एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में आपका होगा जो तना होगा पूरा इसमें मतलब कि भरा हो रहेगा, यानी कि इसमें खाली स्थान नहीं रहेगा, तो इस स्थान तना के आधार पे हम बता सकते हैं। अगला हम बात करते हैं वैसा एक बीजपत्री, वैसा द्विबीजपत्री जिसमें एक बीजपत्री वैसा पौधे को कहते हैं जिसमें एक ही बीज हो। जैसे मैं अब बात किया जाए गेहूं हो गया और मक्का हो गया, इस प्रकार से आपको एक बीजपत्री का उदाहरण है। द्विबीजपत्री की बात करते हैं जैसे सभी प्रकार के दलहन है, जैसे मटर हो गया है, आपका चना हो गया, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों मैंने बताने का प्रयास किया विभिन्न प्रकार से उसको पहचानने का नियम। तो यहाँ पे प्रश्न अब लगता है सोल्व होने वाला है। एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? तो एक बीजपत्री में समांतर होता है। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो जालिका शिरा बीज होता है, ये तो मैंने बताया। दो बीजपत्र होता है, मुख्य जड़ होता है, रेशेदार जड़ नहीं होता। ये रेशेदार जड़ जो होता है आपका एक बीज पत्री में होता है। अगला नंबर प्रश्न 123 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न पौधों पर विचार कीजिए, केला, धनिया, नारियल। कहता है एक बीज पौधा कौन है? तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि केला जो है एक बीजपत्री है, नारियल भी एक बीजपत्री है, लेकिन धनिया जो है
धनिया जो है एक बीजपत्री नहीं है। तो इस प्रकार से 1 और 3 सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए इस पर नहीं ध्यान दीजिए। एक केला एक बीजपत्री है, नारियल भी एक बीजपत्री, लेकिन धनिया है द्विबीजपत्री। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 124 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ये भी गलत है दोस्तों, थोड़ा इसमें मिस्टेक है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे मिलाने क्या कर रहा है, साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों आम का आपको पता होगा मैंजीफेरा इंडिका है, गेहूं के ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये भी बिल्कुल सही है। मूंगफली का जो है ये गलत है, मूंगफली का ये नहीं होगा। मूंगफली के आपको याद रखना होगा कि मूंगफली का होता क्या है। तो मूंगफली का जो होता है एकेरिकस हाइपोजियो, क्या होता है, एकेरिकस हाइपोजियो। मूंगफली का होगा एकेरिकस हाइपोजियो, एकेरिकस हाइपोजियो। क्या होता है, एकेरिकस हाइपोजियो, एकेरिकस हाइपोजियो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही गलत होगा, यानी कि ये गलत है। इसका होगा एकेरिकस हाइपोजियो। तो इसका ग्लाइसिन मैक्स किसका है, तो ग्लाइसिन मैक्स जो है ये आपका सोयाबीन का है। किसका है, सोयाबीन का, सोयाबीन का है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। चाय का थियासाइनेंसिस, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली का सही मिलान नहीं था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बरगद का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है आपका फाइकस बेंगेलेंसिस था। कौन है, फाइकस बेंगेलेंसिस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर वैज्ञानिक नाम है और साधारण नाम है। तो जिया मेज मक्का के, ये बिल्कुल सही है। ऑरिजा अस्टाइवा धान का, ये भी सही है। अगला नंबर देखते हैं, ऑप्शन सी कहता है कि हार्डियम बुल्गेयर जवार का, ये जवार का नहीं है, ये है आपका जवार का, ये गलत है। हार्डियम बुल्गेयर जवार का नहीं है। हार्डियम बुल्गेयर जो है जौ का है। किसका है, जौ का, जौ का है ना, जौ होता है ना वो। और जवार का होता क्या है, जो ध्यान दीजिए, जवार का यहाँ पे हो जाएगा आपका सोरघम बुलोयर। क्या होगा, सोरघम बुलोयर, सोरघम बुलोयर, सोरघम बुलोयम। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कपास के पौधे का वंशीय नाम, अब वंशीय नाम आया दोस्तों, ध्यान देना है, यानी कि किस कुल का कपास पौधा है। तो दोस्तों कपास के किस वंशीय नाम बोल रहा है, तो यानी जेनरिक नाम क्या है, तो कपास के हो जाएगा गैसीपियम। क्या हो जाएगा, गैसीपियम, ऑप्शन नंबर डी। सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम है हेलियंथस एनुअस, हेलियंथस एनुअस। ऑप्शन नंबर डी 129 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है बैगन का वानस्पतिक नाम क्या है। तो बैगन का वानस्पतिक नाम आपको यहाँ पे बताने का रहा, तो सोलेनम मेलांजेना, सोलेनम मेलांजेना। अनाज वाले पौधा किस कुल में आता है, तो दोस्तों अनाज वाला ग्रेमिनी कुल में आता है। किस कुल में, ग्रेमिनी कुल में। 132 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित है। तो दलहनी वाली जितने भी फसलें हैं वो आपको आएगा लेग्यूमिनेसी, है ना, लेग्यूमिनोसी कुल के में रखा जाता है दलहनी के। तेल बीज वाले फसलें किस कुल में आते हैं, तो तेल बीज वाले जो फसल है एक कुर्सी फेरा में आते हैं। अगला नंबर प्रश्न, सबसे बड़ा कुल कौन है। तो सबसे बड़ा कुल कौन है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी है। क्या है, कंपोजिटी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कहता है कौन पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है। तो दोस्तों जो सोलेनेसी कुल का पौधा नहीं है इसमें कपास दिया हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हम पीछे देखे थे कि कपास जो है मालानेसी कुल के पौधे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
136 नंबर प्रश्न कहता है कि कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास मालवेसी कुल से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कपास की रेशे होते हैं। तो दोस्तों कपास की रेशे होते हैं, वो क्या होता है, मतलब किससे प्राप्त करते हैं, ये कहने का मतलब है। तो बीजों के अधिचर्म रोम से प्राप्त होता है। अधिचर्म माने ऊपरी त्वचा। 138 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न रेशे में कौन पौधे के तने के उत्पादक नहीं है? निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है, मतलब कि तने से उत्पाद नहीं है। तो सन जो है तने से ही प्राप्त होता है, पटसन भी तने से ही प्राप्त होता है, जूट भी तने से ही प्राप्त, लेकिन कपास जो है बीज से प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 138 के डी सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त किया जाता है? तो पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न होता है? एफेड्रा तना से। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सामान्य प्रयोग में लाने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है आपको फूल की कली से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 143 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोग औषधि रेस्प्रिन औषधि प्राप्त होता है। रेस्प्रिन। 143 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत मध्यम इसका स्तर सही है। उच्च रक्त यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रोकने में उपयोग औषधि जो होता है रेस्प्रिन है ना, रेस्प्रिन है, ये औषधि है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो 143 नंबर राउवुल्फिया जाति से प्राप्त किया जाता है। कौन सा? राउवुल्फिया जाति से प्राप्त किया जाता है। 144 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मलेरिया उपज्वर में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि मलेरिया जो है यानी सिनकोना जो है ये पादप, ये मलेरिया सिनकोना से प्राप्त होता है कुनैन, और कुनैन का प्रयोग मलेरिया उपचार में करते हैं। तो ये कहता है कि कुनैन जो है सिनकोना पादप से प्राप्त यानी सिनकोना के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 144 नंबर आपको हो जाएगा डी यानी छाल से प्राप्त किया जाता है। फूलगोभी के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी किसको खाएंगे? पुष्कर्म को खाएंगे। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त किया जाता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोर चूर्ण प्राप्त होता है। तो चिकोर चूर्ण किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न 138 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? आपको याद होना होगा कि बेटुला की छाल से भोजपत्र प्राप्त होता है। भोजपत्र दोस्तों आपको याद होगा, जब कागज के आविष्कार नहीं हुआ था प्राचीन काल में, तो लिखने के कार्य जो होता था भोजपत्र पर ही हुआ करता था। इसलिए ऑप्शन नंबर भोजपत्र उत्पन्न होता है छाल से, और किसके छाल से? बेटुला के छाल से। 148 के डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 149 नंबर प्रश्न देखने के प्रयास कीजिए। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। तो केसर मसाला यानी सैफ्रॉन एस्पिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्रोकस के वर्तिका यानी वर्तिकाग्र से। तो केसर जो है वर्तिकाग्र से ही है प्राप्त होता है दोस्तों, लेकिन किसके? तो क्रोकस के वर्तिकाग्र से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त किया जाता है? तो जैट्रोफा से, है ना, जैट्रोफा से प्राप्त किया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों हींग जो है आपको तने के श्राप से प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है, तने के श्राप से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कहता है एक कौन सा पौधा है जो निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? मतलब ये चार ऑप्शन इसमें से कहा जाता है ये कौन सा सामग्री है जो पौधा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको याद होगा हींग ही है जो पौधे से प्राप्त किया जाता है। बाकी ये दो गो है, शिलाजीत ये पहाड़ों के से प्राप्त किया जाता है, और सुहागा भी
ये पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। हींग जो है आपको पौधे से प्राप्त करने वाला पदार्थ है। गाजर का रंग किसके मौजूदगी में अनुपस्थिति के कारण लाल होता है? तो किसके कारण होता है? तो गाजर का फाइकोस गाजर का रंग किसके मौजूदगी का? कैरोटीन के कारण, है ना, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का जो लाल मौजूदगी होता है। अगला, पपीते के पीले रंग, तो पपीते का पीले रंग होता है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। पपीते का पपीते का सॉरी ये पपीते के पीले, हम गाजर का रंग जो लाल होता है कैरोटीन के कारण, और पपीते के पीले रंग कैरोकाजेंथिन के कारण, है ना, कैरिकाजेंथिन के कारण। अगला नंबर, मिर्च की तीक्ष्णता के कारण क्या है? तो मिर्च का तीक्ष्णता के कारण जो है आपका कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। जी दोस्तों, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किससे किया जाएगा? बिना पके फल के लटक से, यानी अधपके फल के लटक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 127 नंबर देखिए, कहता है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो है तने तथा नर पुष्प कर्म के निस्राव से प्राप्त की जाती है। मोरफिन निकाला जाता है, तो मोरफिन निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से। तो दोस्तों आज यहीं तक प्रश्न देखते हैं, इसलिए ऑप्शन थैंक यू दोनों दोस्तों। इस वीडियो को आज अंत करते हैं और 158 तक आज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट समाप्त कर